हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम फिर से नए लेक्चर के साथ और लेक्चर का आज हमारा पहला हेडिंग होने वाला है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स क्या होता है, गॉस की परिमेय क्या होता है और घनकोण क्या होता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये सारे लेक्चर कवर करने वाले, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिए करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते अपने आज के लेक्चर को। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली होगी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आप समझिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है कि उसका सदिश। ठीक है, जैसे कि लिखा है मैंने डेफिनेशन में कि किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मैं तो कहने का मतलब है किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर, मतलब जो किसी भी सतह सतह है उसकी बाहर की ओर जाने वाले सदिश को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी डेफिनेशन में आशा करता हूँ क्लियर होगी। ठीक है, इसी को आप ये समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम ये भी एक डेफिनेशन, जैसे हमने एक डायग्राम बना है, स्क्वायर बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर बना लिया। ठीक है, मैंने स्क्वायर बना लिया, ये मेरा सर्कल है, बट सर्कल है मेरा। अब मेरी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से पहले तो मैं ये करूँगा। ठीक है, इसके बाद मेरी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इधर को निकल के। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट, ये हो गया सर्कल है। जैसे ये देखो, ऐसे एक सर्कल है। ठीक है दोस्तों, एक सर्कल ये, इसकी लाइन चल रही है वाली, ये इसकी लाइन चल रही है। ठीक है, इसकी लाइन है, एक इधर को जा रही है हमारी लाइन। ठीक है ये, ठीक है, और जो एरिया है इसका बाहर वाला, वो तो हमारा डी एच नीचे वाला हो जाएगा, डी एच वैक्टर। और ये हमारा एरिया कौन सा है, ये हमारा डी ए। ठीक है, और ये पूरा का एरिया ए। ठीक है, और ये हमारा एन कैप। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, एन कैप हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। तो यही आप समझते हैं इसके डायग्राम के माध्यम से। तो यही हमारा क्या है, बाहरी वाला सदिश क्षेत्रफल है, और ये अंदर वाला है जैसे कि इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो आपको लिखना है, देखो क्या, किसी सतह से बाहर क्षेत्रफल सदिश संबंध रहता है तो जिसका परिणाम क्षेत्रफल के बाहर तथा दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन के माध्यम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से समझ सकते हैं डेफिनेशन को फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप हैंडराइटिंग नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, आप अपने नोट्स से फ्रेंड्स आप वीडियो स्कॉप करके भी देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अब इसके हम अब डी की बात करते हैं। डी मतलब है डेरिवेटिव की हम बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं हम। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखेंगे हम कि क्षेत्रफल अवयव से संबंधित क्षेत्रफल सदिश है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, तो हमारा हो जाएगा पहले डी ए वैक्टर इक्वल टू डी ए और एन कैप। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे हम, संपूर्ण क्षेत्रफल से संबंध क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वो तो अवयव के लिए था ऊपर वाला फ्रेंड्स, ये तो हमारा अवयव के लिए है। अब हम संपूर्ण की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो संपूर्ण का मतलब होता है ए, टोटल एरिया। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखो दोस्तों, ये दे रखा है टोटल एरिया। तो हम बात कर रहे हैं संपूर्ण एरिया की। पहले हमने पूछा एक अवयव, तो एक अवयव हमारा यहाँ लगा है बस, तो इसकी बात करी थी हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, टोटल एरिया की। ठीक है, तो देखते हैं हम टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हमारा ए वेक्टर इक्वल टू ए एन, एन कैप हो जाएगा ए एन। ठीक है, ए एन एक एन कैप हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कैप कैप हो गया, मतलब टोटल एरिया हो गया। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल से, जहाँ पर एन कैप एकांक सदिश है। ठीक है, ये हमारा एन कैप जो है हमारा, वो क्या है, हमारा एकांक सदिश है। ठीक है, एकांक यहाँ पर देखो लिखा भी एकांक सदिश है दोस्तों। ठीक है, एकांक सदिश है फ्रेंड्स, कोई भी आपको
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक एक पॉइंट थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एन कैप हमारा क्या क्या है, हमारा आपको अच्छे समझ में आएगा, एकांक सदिश है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखो लिख भी देता हूँ बच्चों को, जो कि अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ क्लियर होगा, ये हमारा एक अवयव के लिए हो गया हमारा ये क्षेत्रफल, और ये हमारा संपूर्ण के लिए हो गया। तो यही हमारा इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार। तो आप चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स उदाहरण से समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक वैद्युत फ्लक्स का अच्छे से पॉइंट मिल सकता है, आपका यहाँ से 2 नंबर आपको अच्छे से मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कम से कम इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस टॉपिक को, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ऐसे ही, नाम से भी समझ सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल तो होगा ही होगा, ठीक है, फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब आपने एक यहाँ पर स्लेट बनाई, जैसे कि ये, ठीक है, और ये हमने एक स्लेट बना ली, यहाँ तक आएंगे, ये बाहर निकल जाएगी, यहाँ आएगी, ये बाहर निकल जाएगी, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, ठीक है, क्या है हमारी इलेक्ट्रिकल्स लाइन है, ठीक है। और ये हमारा कोई एक एरिया है वैद्युत का, मतलब कोई एक स्विच भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो ये क्या है, हमारा एरिया हो जाएगा। ये इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया है, ठीक है, आप समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो अब डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे, ये हमारी लाइन है और ये इसका पूरा एरिया है, तो यही हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स का एरिया हो जाएगा, ठीक है। आज समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी किसी भी सतह से अभिलंब गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यह इलेक्ट्रिकल लाइन समझ लीजिए, या फिर इसे अभिलंब कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अभिलंब। ये हमारी लाइन किसकी, हमारी अविलंब की है, ठीक है, अविलंब बल की हमारी ये लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, एक बार डेफिनेशन और समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आप हाथों हाथों भी अच्छे से याद कर सकते हैं। कोई इजी वे में लिखी है मैंने सारी डेफिनेशन, कोई हार्ड टॉपिक्स मैंने डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो समझ सकते हैं एक बार कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अभिलंब गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन सही है नहीं है फ्रेंड्स, आप हाथों हाथों याद भी कर सकते हैं दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हम थोड़े से अगले टॉपिक की पोर्शन की बात, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। माना एक डायग्राम हमने बना लिया इसका, एक लिया हमने एक एरिया, फिर से ले लिया, एंगल बना लिया हमने, कोण, एक तरफ हमने साइन थीटा आएगा और एक तरफ हमारा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ पर दोनों एंगल, एक हमने इलेक्ट्रिकल लाइन इधर डाल दी फोर्स, तो एक ई हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब दोनों को हमारे जो बनेगा एरिया और इसके डेंसिटी के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा बनेगा थीटा, थीटा, और एरिया हमारा इधर चल रहा है तो एक ही टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए, और साइन नहीं, पहला कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, देखो कॉस थीटा हमारा रखेंगे हम क्या, 0। जब हम कॉस थीटा 0 रखेंगे तो हमारा कॉस थीटा 0 होता है 1, क्योंकि हमारा साइन 0 होता है हमारा दोस्तों 0, क्योंकि साइन 90 होता है हमारा तो हमारा 1 होता है, बट हमें यहाँ पर कॉस 0 रखना है, तभी हमारा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। कॉस 0 हमारा 1 रखेंगे हम, तभी हमें क्या मिलेगा, हमारा 1 प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही करा, वैल्यू रख दी हमने थीटा की, तो थीटा कॉस थीटा हम 0 रख दी, 0 हमें क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो ई हमारे यहाँ पर क्या है, आपको पता ही होगा, सदिश गुणनफल है हमारा, ये डॉट का मतलब, डॉट यहाँ पर क्या है हमारे, अदिश
अदिश गुणनफल का ये है, ठीक है। मतलब तो डॉट हमारे यहाँ पर क्या है, अदिश गुणनफल कहलाएगा, ठीक है। ये डॉट जो लगा है बीच में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बट यहाँ पर इसे हम अदिश गुणनफल कहेंगे। तो लिखेंगे हम क्या, फाई इक्वल टू ई वेक्टर अदिश गुणनफल ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। और इसका जो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का, वो हो जाएगा हमारा ई वेक्टर और अदिश गुणनफल ए वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से मैं आशा करता हूँ आपको वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा से बता सकते हैं, दोबारा से मैं अच्छे से एक वे में अलग से टॉपिक ले आऊँगा, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। बात करते हैं थोड़े से, इसमें नोट पॉइंट भी होंगे हमारे। तो आप समझते हैं इसके नोट पॉइंट्स, जैसे कि नोट्स में डालिए, आप लिखिए कि डी ए व ई के बीच का कोण थीटा हो तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ये डी का मतलब है दोस्तों सूक्ष्म। डी यहाँ पर हमारा कोई इंटीग्रल्स नहीं है, बट डी का मतलब होता है हमारा सूक्ष्म, छोटा सा डेरिवेटिव एक पॉइंट्स का, मतलब एक छोटा सा एरिया का। तो हम यहाँ पर डी लगा देते हैं, ठीक है। डी मतलब एक छोटे से सूक्ष्म का एरिया हमें निकालना, ज्ञात करना होता है, तब ये निकालेंगे, ई लगा दिए। अब डी ए हमारा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर कॉस चाहिए होगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगा देंगे। फ्रेंड्स जब हम डॉट हटाते हैं तो हमें कॉस थीटा लगाना होता है, बट हमें यहाँ पर क्रॉस हटाएंगे तो हम साइन थीटा ऐड करेंगे। जैसे कि आपने पिछले पढ़ा होगा, आपको हमारा था वहाँ पर जे, उल्टा जे ना, हाँ, हमने पढ़ा था पी इंटू ए, ठीक है। वो हमने यहाँ पर क्रॉस लगा था हमारा, तो बट वहाँ उस हटा के हम साइन थीटा जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर डॉट, आप समझना होगा कि डॉट हटाते हैं तो हम कॉस थीटा लगाते हैं दोस्तों, और हम कॉस थीटा लगाते हैं, और हम क्रॉस हटाते हैं तो फ्रेंड्स हम साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करा है, डी टी चल रहा है और डी चल रहा है, डी लगा दी हमने एक जगह, बस डी इधर है वी इधर है, तो हमने डॉट हटाया तो हमने कॉस थीटा ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, डी ए व ई के बीच का कोण थीटा हो तब वैद्युत फ्लक्स ये कहलाएगा हमारा क्या, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी टॉपिक था थोड़ा सा अच्छा सा, आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी मात्रक और बीमाएँ क्या होंगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका मात्रक और बीमा तो आपने बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इसका मात्रक भी बताता हूँ। वैसे सिंपल की मात्रक की बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है हमारा वेबर होता है दोस्तों, ठीक है। और भी इसके मात्रक होते हैं, बात करते हैं, बट आप वेबर से इसकी बीमा नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। तो क्योंकि हम इसके वैसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब वैद्युत मैंने लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा है, ठीक है। मैंने ही बताया था फ्रेंड्स, वैसे तो इसका मात्रक वेबर होता है, तो बट हम वेबर से इसकी बीमा नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरा मात्रक लिख लेंगे हम इसका, ऐसा ही मात्रक जो होता है हमारा, वो होता है हमारा न्यूटन कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब न्यूटन कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है दोस्तों। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे हम, तो लिखेंगे हम न्यूटन मीटर कुलाम इंटू मीटर। मतलब हम मीटर को दो पार्ट्सों में तोड़ लिए। अब इसके बात कर लेते हैं, हाँ तो होता है, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। तो न्यूटन मीटर जो हमारा होता है वो हम इसे बोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोल्ट मीटर, ठीक है। उसे हम, इसको हम पूरे मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, हम इसे हम बोल्ट मीटर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, बोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसकी मात्रक के बाद बीमा इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी बीमा जो हो जाएगी हमारे दोस्तों, इसका वोल्ट मीटर भी हमारा इसका मात्रक होता है, ठीक है। किसका, वैद्युत फ्लक्स का, या वेबर वोल्ट मीटर, या हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है। तीन तीन इसके मात्रक फ्रेंड्स, कोई सा भी आप मात्रक याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मात्रक में आपको कोई भी इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी बीमा की फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा, आपकी जो आपको वोल्ट मीटर किसकी बीमा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट नहीं, आप भी निकाल भी सकते हैं। किससे निकालेंगे, आप निकालेंगे उससे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम से आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आराम से, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम निकालते हैं, ठीक है।
तो हमें न्यूटन की पता होनी चाहिए। न्यूटन की हमारी होती है ml, ठीक है। मीटर की जो होती है हमारी 80, कहने का मतलब है 80 माइनस के स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन में 80 होता है, ठीक है। और एल हमारा मीटर में चल रहा है तो एल हमारा मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी न्यूटन की बीम हो जाती है और ये हमारी मीटर की बीमा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं, ऊपर ले जाएंगे हम ए और टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ml3 हो जाएगा, क्यों, 2 ये है और ये एक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 8 ही तो माइनस के ऊपर तो एक नीचे ऊपर जाकर माइनस को जाए तो 8 टी की पावर -3, ये हमारा पूछेगा ऊपर तो माइनस का 1 ए हो जाएगा। तो इसकी बीमा हो जाएगी क्या, ml3 टी माइनस का 3 और -a-1। तो इसकी हमारी वेल फ्लक्स की ये हमारी क्या बीमा हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। इसकी बीमा ये हो जाएगी दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से बीमा आपको समझ में आएगा, इसका मात्रक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की ओर दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें पॉइंट भी आप डाल लीजिए थोड़ा सा, क्या जैसे जैसे कि एक है कि धनावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होता है तब कौन सा होगा, तो हमारा क्या होगा, फाई हमारा धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। नंबर 2 इसी में ऋणात्मक के कारण वैद्युत फ्लक्स अंतर या अंदर की ओर होता है तब वैद्युत फ्लक्स का हमारा क्या होगा, तो फाई इक्वल टू हमारा ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव होगा। जब हमारा अंदर की तरफ होगा वैद्युत फ्लक्स तो हमारा नेगेटिव होगा, बाहर की तरफ होगा तो हमारा वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव की होगा। आपको ये दो कंडीशन अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल के टाइम आपको अच्छे से काम में आएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको एक होमवर्क के लिए हमारे क्वेश्चन है कि दोस्तों बताना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो आपको इसका आंसर मुझे बताना होगा कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स। तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको देखूंगा किन किन बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है दोस्तों। आपको बताना है, इजी क्वेश्चन से, कोई भी टफिक क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने। आप इसका आंसर इजीली बजा सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, सॉरी, ठीक है। इसका आंसर अच्छे से आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। जैसे आगे का टॉपिक हमारा घन कोण, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि घन कोण क्या होता है फ्रेंड्स। अच्छा टॉपिक, और कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि घन कोण क्या होता है, ठीक है। तो घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसके अल्पनांश दूरी जो होती है डी ओमेगा इक्वल टू ए और आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्यों डी, हम इसका अल्प मतलब अर्ध दूरी लेंगे हम, ठीक है। अर्ध अर्ध दूरी लेने का मतलब अल्प दूरी लेते हैं इसमें, तो हम डी ए और ओमेगा स्क्वायर करते हैं। ओमेगा का स्क्वायर करते हैं हम छोटे से छोटे अल्पनांश गोलीय का मतलब, ओमेगा का मतलब होता है छोटे से छोटे सूक्ष्म में सूक्ष्म जगह का हम एरिया होता है, वही हमारा क्या कहता है, अल्पनांश कहलाता है, ठीक है, या अल्प दूरी कहलाती है, ठीक है। तो वही है, हमारा एक डायग्राम बना लिया। डायग्राम, एक हमारा इधर जाएगा लाइन एरिया की तरफ और एक एक हमारा ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। दोनों के जो बीच का हमारा क्या बनना है, हमारा शंकु बनेगा, मतलब कोइंस बन रहा है हमारा सिलेंड्रिकल। और इसका एरिया एरिया जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से वो आर हो जाएगी। और ये हमारी लाइन दे रखा है, और जो थीटा जो बनेगा हमारा, वो यहाँ पर थीटा ना बन के हमारा क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ओमेगा बनेगा। तो हमें वही निकालना है। अब समझते हैं हम डेफिनेशन के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। तो समझते हैं हम डेफिनेशन के माध्यम से, जैसे कि किसी अल्पनांश गोलीय पृष्ठ के अंदर या द्वारा गोले के केंद्र पर बने गए कोण को घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का मतलब सेंटर से जो हमारा पॉइंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं सॉरी। और इसे हम क्या, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन अच्छी सी है, सॉलिड डेफिनेशन लिखी है मैंने। आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हाथों हाथ याद भी करते चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके थोड़े से डेरिवेटिव की। जैसे मैंने बताया था आपको पहले, हमें अल्पनाश हम छोटी से छोटी दूरी के बारे में हम ज्ञात कर रहे हैं, छोटे से छोटे एरिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे अल्पनाश यहाँ पर शब्द यूज हो जाता है, या अल्प दूरी हमारा या अल्प एरिया हमारा दूर यूज हो जाता है इस जिस जगह। तो हम उसकी बात करते हैं, हम छोटे से छोटे एरिया की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वही लिखना है हमें, डी ए अल्पनांश के द्वारा बनाए गए घनकोण। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए।
तो संपूर्ण के लिए हम ए लेंगे। डी यहाँ पर डी ओमेगा हटा देंगे, बट हमारा ओनली क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा हो जाएगा। संपूर्ण की बात कर रहे हैं, बट हम उससे पहले हम एक पॉइंट्स या एक अवयव की बात करें तो हम डी ओमेगा लगाएंगे, और संपूर्ण की बात करेंगे तो सिंपली हम ओमेगा से लिखेंगे। ठीक है, तो वही लिखना है। ठीक है, संपूर्ण में लिखना है था कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए ए के द्वारा बनाए गए घनकोण, तो ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा ए का एरिया जो होता है, एरिया का हमारा क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हमारा सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर। तो आर से आर हमारा कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वह 4 पाई क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा 4 पाई। ठीक है, ओमेगा क्या होगा हमारा 4 पाई। और जो हमारा ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा डी ओमेगा इक्वल टू ए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप नोट पॉइंट डाल के ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको घनकोण अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, नहीं आया होगा समझ में। वैसे समझने वाले इसमें कोई ना समझने वाली कोई बात नहीं हुई है, कोई टॉपिक कठिन नहीं था यहाँ पर। बाकी सारा टॉपिक इजी ही था फ्रेंड्स। नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको एक प्रॉपर घनकोण की वीडियो बना सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, लास्ट टॉपिक है आज का कि गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसका प्रूफ हम कल देखेंगे। कि गॉस की प्रमेय का हम प्रूफ कल देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बात कर लेते पहले ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन से फ्रेंड्स, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से मिल सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आपको गॉस का आपको सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा फ्रेंड्स। आपको लॉन्ग में क्वेश्चन मिलता है तो आपको गॉस प्रमेय को सिद्ध करके दिखाना है विथ स्टेटमेंट के सहित। कहने का मतलब है आपको प्रमेय लिखना है पूरा ये डेफिनेशन, और बाकी आपको भी इसका प्रूफ करके दिखाना है, तभी आपको 5 से या 6 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, या 3 में भी आपसे पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपसे पूछेगा कि गॉस प्रमेय लिखिए, तो आपको स्टेटमेंट देना है ओनली, बट प्रूफ नहीं पूछा है तो आप प्रूफ नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी गॉस प्रमेय की। तो आपने हेडिंग डाल लीजिए आप गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय आपको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गॉस की प्रमेय है तो इसमें लिखेंगे आप डेफिनेशन में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है, या गुना के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई, नहीं आई समझ में दोबारा देखिए। कहने का मतलब है आप समझिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग समझिए। जैसे कि किसी बंद पृष्ठ से मतलब सरफेज से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध टोटल आवेश क्यू के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, या गुने के बराबर होता है। गुने का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। ठीक है, 1/ε0 के गुना के बराबर होता है किसके, आवेश के। ठीक है, तो यही देखो मैंने लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अब मैं इसे सीधा करके लिखूंगा, फाई अपॉन वन होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया किसका, गॉस प्रमेय का हमारा ये फार्मूला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा गॉस प्रमेय का हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आसान टॉपिक था, कोई हार्ड टॉपिक नहीं हुआ। आप अच्छे से समझ चुके होंगे गॉस प्रमेय क्या होता है फ्रेंड्स, और इसके हम प्रूफ की नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।